मैंने लॉबी के काउंटर पर अपना और कमांडर शेरवान का हिंदू नाम लिखवाया और नागपुर छावनी का गलत सलत पता लिखवा दिया। ना पेश की रकम होटल वाले ने हमसे तलब की थी, ना मैंने उसे एडवांस अदायगी के बारे में कोई बात की थी। मुलाजिम हमें एक कमरे में ले आया। जब वो चला गया तो मैंने कमांडर शेरवान से कहा, सबसे पहले हमें इस फौजी वर्दी से निजात हासिल करनी है। मीरठ शहर में पुराने कपड़ों का लंडा बाजार जरूर होगा, मैं वहां से सिविलियन कपड़े खरीद कर ले आऊंगा। हमने होटल में अपने वो हिंदू नाम नहीं लिखवाए थे जो अंबाला एयरपोर्ट वाले मिलिट्री विंग की मिलिट्री पुलिस को लिखवाए थे और जिन नामों से हवाई जहाज में हमारी सीटें बुक हुई थीं। दिन निकल आया था। हमने बारी बारी गुस्ल किया, फिर नाश्ता मंगवा कर नाश्ता किया। उसके बाद मैं मीरठ के लंडे बाजार की तलाश में निकल गया। मैं भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की वर्दी में था। पूछता पूछता मैं एक बाजार में आ गया जहां पुराने गर्म कपड़े फरोख्त हो रहे थे, जहां से मैंने अपने और कमांडर शेरवान के नाप के 2 पतलूने और 2 पुरानी जर्सियां और गर्म मफलर खरीदे और होटल वापस आ गया। हमने वर्दियां उतार दी और सिविलियन कपड़े पहन लिए। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर फोन करके दिल्ली जाने वाली गाड़ी का पता मालूम किया। मालूम हुआ कि एक गाड़ी रात के 12:15 बजे दिल्ली जाएगी। हमने उसी गाड़ी में दिल्ली जाने का फैसला किया। दोपहर का खाना खाकर मैंने कमांडर शेरवान से कहा कि वो आराम कर ले। वो सो गया और मैं जागता रहा। 3 घंटे की नींद के बाद कमांडर जागा तो फिर मैं सो गया। इस तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई। हम होटल के कमरे में ही रहे। रात का खाना खाने के बाद हम रात के 11 बजने का इंतजार करने लगे। ठीक 11:30 बजे हम होटल से निकल पड़े। स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। टैक्सी ने हमें 10-15 मिनट में स्टेशन पर पहुंचा दिया। हमने पुराने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे, गले में मफलर डाल रखे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। मीरठ के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस तो नजर न आई, लेकिन रेलवे पुलिस मौजूद थी, मगर उन्होंने भी हमें कोई अहमियत न दी। ये कोई मेल ट्रेन थी और अमृतसर से आ रही थी। पूरे 12 बजे रात ट्रेन आ गई। हमने दिल्ली तक के 2 सेकंड क्लास के टिकट ले लिए। सेकंड क्लास के टिकट इसलिए लिए थे कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के डिब्बों में रात के वक्त कोई टीटी वगैरह नहीं आता। पुलिस से आमना सामना होने का इम्कान भी ना होने के बराबर था। सेकंड क्लास के डिब्बे में कुछ दूसरे मुसाफिर भी थे जिनमें 3 सो रहे थे। एक सिख मुसाफिर मीरठ ही से सवार हुआ था और बर्थ पर कुली की मदद से अपना बिस्तर लगवा रहा था। 10-15 मिनट के बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। मीरठ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। दरमियान में गाजियाबाद का बड़ा स्टेशन आया जो दिल्ली के मज़ाफ़ात में ही वाक़ है। अभी रात काफी गहरी थी और हम दिल्ली पहुंच गए। अपने आदमी गुल खान के घर का मुझे पता मालूम था। कमांडर शेरवान भी 2-1 बार फेस बदल कर अपनी किसी कमांडो मुहिम के सिलसिले में गुल खान के घर आ चुका था। हम एक रिक्शे में सवार होकर गुल खान के मोहल्ले में पहुंच गए। गुल खान का मकान इलाके की एक छोटी सी गली में था। उस वक्त वो सो रहा था। गुल खान की बड़े बाजार में दुकान थी। वो अकेला जिंदगी बसर कर रहा था। ऐसे लोग आम तौर पर अकेले ही होते हैं। वो बाल बच्चा साथ नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें किसी वक्त हंगामी हालत में फरार होना भी पड़ता है। गुल खान ने हमें देखा तो बड़ा खुश हुआ। बारी बारी हमसे गले मिला और बैठक में ले गया। कहने लगा, कमांडर शेरवान, तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर हमें जहां मिल गई थी, मैं सख्त परेशान था। पीछे कई बार रात को वायरलेस पर राब्ता पैदा कर चुका हूँ। वहां से यही खबर मिलती है कि कमांडर शेरवान को मिलिट्री पुलिस जम्मू ले गई है। फिर यह खबर मिली कि कमांडो अमृतसर में है और अपने 2 कमांडो लीडर को फरार करवाने जा चुके हैं। अब तुम दोनों को देखकर बेहद तसल्ली हुई है। मुझे वैसे भी एक जरूरी मिशन के सिलसिले में आप लोगों से मुलाकात करनी थी। मैं खुद श्रीनगर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने पूछा, आखिर वो मिशन क्या है? गुल खान बोला, अब आप आराम करें, सुबह बात करेंगे। हम वहीं तरी पर लिहाफ ओढ़ कर सो गए क्योंकि दिल्ली में पंजाब की तरह काफी सर्दी थी। सुबह गुल खान ने हमें उठाया और कमांडर शेरवान के चेहरे पर जख्म के निशान देखकर कहने लगा, ये टॉर्चर के निशान हैं। मुझे मालूम है कि मैं इसके लिए दवाई लाता हूँ। नाश्ता मैंने बावर्ची खाने में ही लगाया था। इतनी देर में आप लोग नाश्ता कर लें। हम बावर्ची खाने में आ गए और गुल खान मकान से निकल गया। जब वापस आया तो हम नाश्ते से फारिग होकर बैठक में बैठे थे। गुल खान कुछ एंटीबायोटिक गोलियां और जख्मों पर लगाने वाले मरहम ले आया। उसने कमांडर शेरवान के जख्मों पर मरहम लगाई, एंटीबायोटिक की 2 गोलियां खिलाईं और कहने लगा, आप लोगों को बताना बेकार है, मगर फिर भी मैं ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि आप लोग दिन के वक्त यहाँ से बाहर ना निकलें। रात के वक्त मुझे बताकर बाहर जा सकते हैं। कमांडर शेरवान ने उससे पूछा, तुम किसी मिशन के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या मिशन है? गुल खान ने कहा, मैं चाय बना कर ले आऊँ, चाय पीते हुए बात करेंगे। वैसे ये मिशन बेहद अहमियत का हामिल है। वो किचन की तरफ चला गया। हम आपस में बातें करने लगे कि जिस मिशन की गुल खान बात करने वाला है वो कौन सा मिशन हो सकता है। गुल खान अपने लिए और हमारे लिए भी चाय की चैनक भर कर ले आया था। उसने 3 प्यालियों में चाय डाली और बोला, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मिशन क्या है जिसकी खातिर मैं आपके पास श्रीनगर के हाइड आउट में पहुँचने वाला था। हम दोनों हमवतन गोश थे। गुल खान ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, हमें अपने खास खुफिया जराए से खबर मिली है कि भारत के सूबा आंध्र प्रदेश में अपना कोई हुर्रियत परस्त मुजाहिद पुलिस की हिरासत में एलोरा जेल के टॉर्चर सेल में गुज़श्ता 1 महीने से पुलिस का जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है।
हमें कुछ मालूम नहीं हो सका कि ये मुजाहिद वहाँ कैसे पहुंचा। उसे वहाँ पाकिस्तानी कमांडो का इल्ज़ाम लगा कर रखा गया है और उस पर वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है। हमें उसका नाम भी मालूम नहीं हो सका। हम उसकी शक्ल सूरत से भी वाकिफ नहीं। सिर्फ इतना ही सुराग मिला है कि जब इस पाकिस्तानी कमांडो या कश्मीरी मुजाहिद को आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो साधु के बेस में था। अगर ये शख्स वाकई कश्मीरी मुजाहिद या पाकिस्तानी कमांडो है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे भारतीय दरिंदा सिफत पुलिस के तशद्दुद से बचाएं। कहते हैं कि जब इस मुजाहिद पर तशद्दुद की इंतहा हो जाती है तो वो दर्द से चीखने की बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद और आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देता है और नारे लगाते हुए बेहोश हो जाता है। मैं और कमांडर शेरवान बड़े गौर से सुन रहे थे। कमांडर शेरवान ने कहा कि जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, हमारी कमांडो पार्टी का कोई मुजाहिद न तो आंध्र प्रदेश की तरफ गया है और न ही वहाँ कैद है। गुल खान बोला, तो फिर ये आज़ादी कश्मीर, पाकिस्तान और इस्लाम का गाजी कौन हो सकता है? बहरहाल वो जो कोई भी है मुसलमान मुजाहिद है। उस पर पाकिस्तानी कमांडो होने का इल्ज़ाम लगाकर आंध्र प्रदेश की पुलिस उस पर वहशियाना तशद्दुद कर रही है। हमारी खुफिया इतला के मुताबिक इस मर्द मोमिन ने अपने नाम के सिवा भारतीय पुलिस को कुछ नहीं बताया। अफसोस कि हमें उसका नाम मालूम नहीं हो सका। लेकिन ये बड़ी मुसद्दिका रिपोर्ट है कि एलोरा के साहिली शहर से 3-4 मील दूर समंदरी जजीरे में जो खतरनाक और उम्र कैद भुगतने वाले कैदियों के लिए जेल बनाई गई है, वहाँ एक काल कोठरी में ये मुजाहिद बंद है और गुज़श्ता 1 माह से सख्त अजियतें बर्दाश्त कर रहा है और इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मैंने गुल खान से पूछा, क्या ये भी मालूम नहीं हो सका कि वो कश्मीरी है, पंजाबी है या पाकिस्तानी है? गुल खान ने जवाब दिया कि इस बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं हो सका। एलोरा के साहिली शहर से 4 मील दूर समंदर के अंदर एक छोटे से जजीरे में जो जेल खाना है, वहाँ किसी शहरी को जाने की इजाज़त नहीं है। कैदियों से उनके रिश्तेदार भी मुलाकात नहीं कर सकते। जजीरे के इर्द गिर्द साहिली पुलिस के स्टीमर हर वक्त चक्कर लगाते रहते हैं। जरा से शक पर वो मशीन गन्नों की फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस जेल खाने के बारे में मशहूर है कि वहाँ से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका। जिस समंदर में ये जेल खाना है, उसमें पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में शार्क मछलियां छोड़ रखी हैं। अगर कोई इंसान समंदर में उतरे तो शार्क मछलियां उसकी बू पर फौरन वहां पहुंचकर इस बदकिस्मत की तिक्का बोटी कर देती हैं। ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आप इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं? मैंने कमांडर शेरवान को देखा। उसने गुल खान से कहा, गुल खान, आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद, पाकिस्तान के शहदाई और इस्लाम के गाजी इस शेर दिल मुजाहिद को वहां से निकालना हमारा फर्ज है। हम इस मिशन को अपना दीनी फर्ज समझकर पूरा करेंगे। गुल खान ने मेरी तरफ देखा, क्या तुम भी तैयार हो? मैंने कहा, मैं दिलो जान से तैयार हूँ, लेकिन मैं इस मिशन पर अकेला जाना ज्यादा पसंद करूंगा। कमांडर शेरवान को आराम की भी जरूरत है और पीछे कश्मीर के महाज पर भी उसकी जरूरत है। कमांडर शेरवान ने मुझसे इख्तलाफ करते हुए कहा, जब तक कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद नहीं हो जाता और कश्मीरी अवाम अपना हक खुद इरादियत हासिल नहीं कर लेते, आराम हम पर हराम है। मैं इस मिशन पर जरूर जाऊंगा। हकीकत यह है कि मैं कमांडर शेरवान को इस खतरनाक मिशन पर साथ नहीं ले जाना चाहता था। इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अमृतसर के किले में उस पर इस कदर तशद्दुद किया था कि कमांडर शेरवान को कम से कम 1 माह तक इलाज और आराम की जरूरत थी। मैंने एक और तरह से कमांडर शेरवान को कायल करने की कोशिश करते हुए कहा, कमांडर, इस मिशन पर वैसे भी 2 कमांडोज का जाना मुनासिब नहीं है। इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। एक आदमी तो हंगामी सूरत में किसी तरह अपना बचाव कर सकता है, लेकिन 2 आदमियों के लिए मुश्किल पड़ सकती है। आप हमारे कमांडर हैं, हम आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते। आप जहां से वापस श्रीनगर पहुंचकर हुर्रियत परस्त कमांडोज की क़यादत संभालें, वहां आपकी ज्यादा जरूरत है। कमांडर शेरवान किसी तरह नहीं मानता था, लेकिन जब गुल खान ने भी उसे समझाया तो वो बादल नखास्ता श्रीनगर जाने पर राजी हो गया। हमारा अब सबसे पहला मिशन कमांडर शेरवान को दिल्ली से निकाल कर श्रीनगर पहुंचाना था। गुल खान ने अपना एक खास आदमी तैयार कर लिया। एक रात कमांडर शेरवान का साधुओं वाला हुलिया बनाकर उस खास आदमी के साथ दिल्ली से बजरिया ट्रेन जम्मू तवी की तरफ रवाना कर दिया गया। उसके बाद मैं और गुल खान सर जोड़कर बैठ गए। मैंने गुल खान से पूछा, अब मुझे बताओ कि आंध्र प्रदेश का ये शहर जहां मुझे जाना है किस तरफ वाक़ है? गुल खान कहने लगा, ये सारा इलाका हैदराबाद दक्कन का इलाका है, जहां निज़ाम हैदराबाद की हुकूमत थी और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसलमान रियासत थी। निज़ाम हैदराबाद ने क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था, मगर कायद आज़म की वफ़ात के साथ ही भारतीय फ़ौज ने हैदराबाद दक्कन की मुस्लिम रियासत पर चढ़ाई कर दी। दक्कन के बहादुर और सरफरोश रज़ाकारों ने हर महाज पर भारतीय फ़ौज का बेजिगरी से मुकाबला किया, मगर उनके वसाइल महदूद थे। उनके पास वाफर असलहा और तोपखाना भी नहीं था। चुनाचे भारत ने हैदराबाद की रियासत पर कब्जा कर लिया और हजारों मुसलमानों ने दुश्मन के खिलाफ जंग करते हुए जाम शहादत नोश किया। बहरहाल अब इस सूबे का नाम आंध्र प्रदेश है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। यहाँ के लोग बड़ी खूबसूरत उर्दू जबान के साथ साथ तेलुगु जबान भी बोलते हैं। तुम्हें दिल्ली से हैदराबाद जाना होगा, वहां से तुम विजयवाड़ा जाओगे। विजयवाड़ा से नेलोर शहर की स्टेशन पर उतर जाओगे। यहाँ एक दरिया समंदर में गिरता है। दरिया के डेल्टा पर एलोरा नाम का छोटा सा शहर आबाद है। इस शहर की एक छोटी सी बंदरगाह भी है जहाँ से मुसाफिर बरदार और सामान से लदे हुए समंदरी जहाज ऊपर माशोलीपट्टनम, काकीनाडा और नीचे मद्रास की जाने जाते हैं। ये खलीज बंगाल का समंदर है। एलोरा की छोटी सी बंदरगाह से मशरिक की तरफ समंदर में 4-5 मील के फासले पर एक मुख्तसर सा जजीरा है। इस जजीरे में सिर्फ एक ही बुलंद पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर वो जेल खाना है जिसकी एक काल कोठरी में हमारा गुमनाम मुजाहिद या कमांडो कैदोबंद में रहकर तशद्दुद की अजियतें बर्दाश्त कर रहा है। मुझ तक जितनी खुफिया इतलात पहुंची हैं वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। बाकी आगे हमारा एक आदमी तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैंने उसे पूछा, ये अपना आदमी क्या दिल्ली से मेरे साथ जाएगा? गुल खान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये आदमी तुम्हें हैदराबाद दक्कन में मिलेगा। तुम्हें इसका एड्रेस दे दिया जाएगा और अपनी शनाख्त के लिए कोड अल्फाज भी बता दिए जाएंगे। ठहरो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। गुल खान एक ट्रंक में से कॉपी निकाल कर ले आया। कॉपी में पासपोर्ट साइज की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। गुल खान ने तस्वीर मुझे देते हुए कहा, ये हमारा वो खुफिया आदमी है जो तुम्हें हैदराबाद के एक महल्ले में मिलेगा। तुम्हें इस महल्ले का पूरा पता बता दिया जाएगा। मैं तुम्हें इस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, वो भी तुम्हें अपना नाम नहीं बताएगा। वो तुमसे ज्यादा बेतकल्लुफ भी नहीं होगा, मगर तुम्हारी पूरी रहनुमाई करेगा और तुम्हें अपने मिशन की तकमील के लिए जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें मुहैया करेगा। इस शख्स के बारे में मुझे इससे ज्यादा तुम्हें कुछ बताने की इजाजत नहीं है। इस खास आदमी का असली नाम भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो नाम बताऊंगा जिस नाम से वो शहर हैदराबाद दक्कन में रह रहा है। वो तुमसे भी तुम्हारा नाम नहीं पूछेगा। इस शख्स तक अपने खुफिया वसाइल के जरिए तुम्हारा हुलिया और तुम्हारे बारे में सारी मालूमात पहुंचा दी जाएंगी। मेरे हाथ में इस शख्स की तस्वीर थी जिससे हैदराबाद दक्कन में जाकर मुझे मिलना था और उसके जरिए आगे एलोरा के जजीरे वाली भारत की खतरनाक तरीन जेल और अपने गुमनाम कमांडो मुजाहिद के बारे में मजीद मालूमात हासिल करके उसे भारतीय कब्जे से आजाद कराना था। तस्वीर एक दरमियानी उम्र के आदमी की थी जिसकी घनी मूछें थीं, दाढ़ी नहीं थी, अचकन पहनी हुई थी, चेहरे की हड्डियां चौड़ी थी, सर पर कांग्रेसी टोपी थी। मैंने गुल खान से कहा, क्या ये हिंदू कांग्रेसी बनकर वहाँ रहता है? गुल खान ने कहा, हाँ, ये वहाँ अपने महल्ले की कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी है। फिर उसने मुझे उसका हिंदू नाम और उसके महल्ले का एड्रेस ज़बानी भी बता दिया और लिख कर भी दे दिया। मैंने ये एड्रेस वाला कागज तह करके अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। उसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश में कैद, इस्लाम के गाजी, पाकिस्तान के शहदाई और आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद उस गुमनाम कमांडो को वहां से फरार कराने की तैयारियां शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में उन दिनों गर्मियों का मौसम था। वहां नवंबर-दिसंबर में भी सर्दी बराए नाम ही पड़ती थी। मैंने एक मुटियाले रंग की मोटे खद्दर की जैकेट बनवा ली, पतलून भी उसी कलर की खरीदी। जूते मेरे ठीक ठाक थे। एक खद्दर का थैला ले लिया। इस किस्म का थैला सियासी कारकुन आमतौर पर अपने कांधे से लटकाए रखते थे। इसमें मैंने एक जोड़ा खद्दर का कुर्ता और तोरिया टूथपेस्ट वगैरह रख लिया। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मगर अपने आप को एक नॉर्मल मुसाफिर जाहिर करने की खातिर ये चीज़ें ज़रूरी थी। गुल खान ने मुझे कुछ इंडियन करेंसी दे दी। दिल्ली से नेलोर तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट भी ला कर दे दिया। मेरे और कमांडर शेरवान के पास जो 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल थे उनमें से एक कमांडो शेरवान छुपा कर अपने साथ ही श्रीनगर ले गया था। एक मेरे पास था, मैगजीन भी था। गुल खान ने कहा, ये पिस्तौल साथ ले जाना ठीक नहीं, ये तुम यहीं मेरे पास छोड़ जाओ। हैदराबाद में हमारा आदमी तुम्हें जिस किस्म के असलहे की जरूरत होगी मुहैया कर देगा। हैदराबाद में मुसलमानों की भारी अक्सरियत है और आज वो भी पाकिस्तान से वालिहाना प्यार करते हैं और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी दिलाने की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मगर भारतीय हुकूमत ने दूसरे सूबों के मुसलमानों की तरह दक्कन के मुसलमानों के पाँव में भी गुलामी और जबरो इस्तबदाद की जंजीरें डाल रखी हैं। बहरहाल वहाँ पहुँचकर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस्लाम का रिश्ता किस कदर मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता होता है और ये रंग, नस्ल और कौमियत से बुलंदतर होता है। मैंने ऑटोमेटिक पिस्तौल गुल खान को दे दिया। उस वक्त तक मेरे दाढ़ी मूछ नहीं थी। मैंने शेव करवाई हुई थी। सिर्फ सर के बाल थोड़े थोड़े लंबे थे। मैंने यही हुलिया रहने दिया। गुल खान रात के वक्त मेरा दिल्ली से नेलोर तक का रेल का टिकट लाया था। गाड़ी मुंह अंधेरे छूटती थी। गुल खान ने मुझे 1 घंटा पहले जगा दिया। मैंने गुस्ल करने के बाद वजू किया, नमाज फजर अदा की और खुदा के हुजूर अपना मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। मोटे खद्दर की जैकेट और पतलून पहनकर खद्दर का थैला अपने कंधे से लटका लिया। मेरे पास एक चाकू भी नहीं था। गुल खान ने मुझे चाकू साथ रखने से मना किया था।
उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम इस वक्त कांग्रेसी वर्कर लगते हो। जहां से तुम कांग्रेसी हिंदू बनकर अपना सफर शुरू करोगे, अपना कोई हिंदू नाम सोच कर रख लेना और कोड के अल्फाज अच्छी तरह याद रखना। इन अल्फाज के बगैर अपना आदमी तुमको पहचानने से इनकार कर देगा। मैंने कोड के अल्फाज गुलखान को दोहरा कर सुनाए। ये 2 जुमले थे।